नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं के इतिहास के प्रथम अध्याय का दूसरा टॉपिक। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब है क्रांति है क्या? तो क्रांति को आप सीधी तरह से समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उलटफेर, ठीक ना, कि अगर एक तरफ भारत है सिक्के को लेकर तो दूसरी तरफ पैसा हो जाएगा, हेड है तो टेल हो जाएगा। बहुत बड़ा उलटफेर जिसका परिणाम स्वरूप मतलब लोग सोच भी नहीं सकते, उतना बड़ा उलटफेर, ठीक है। और दूसरा है राष्ट्र का विचार। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद, ओवरव्यू था। तो राष्ट्र का विचार, तो पहली बात है कि अगर एक राष्ट्र का गठन करने के लिए सोच रहे लोग, ठीक, तो वो विचार कहाँ से आया? अगर आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं तो पहले तो आप लोग किसी से इंस्पायर होते हैं। ठीक उसी तरह कि इसका विचार कहाँ से आया, इसकी नींव कहाँ से रखी गई, तो इसकी नींव फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुआ था उसी में रखी जा चुकी थी। और अंततः एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ और क्रांतिकारी सत्ता में आए और उन्होंने घोषणा की कि हम एक राष्ट्र का अलग झंडा बनाएंगे। और मतलब बहुत तरह की घोषणाएं की जो कि लोगों के लिए हित, लोगों को हित के लिए होगा। मतलब मैं सीधी सी बात करना चाहता हूँ कि अगर कुछ सत्ता में उलटफेर हो रहा है तो कुछ मतलब वादा या कुछ एक टर्म एंड कंडीशन होता है कि मैं आपको ये दूंगा या यह कर दूंगा। और अंततः फ्रांसीसी क्रांति का जो मेन विचार था, उसके क्रांतिकारियों ने कहा कि मैं पहली बात तो एक फ्रांस पे क्या था कि निरंकुश राजा का शासन था। 1789 से पहले एक निरंकुश राजा का शासन था। तो राजतंत्र खत्म हुआ और राजतंत्र खत्म हुआ तो फिर फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कहा कि मैं शुरुआत से ही निरंकुश राजा को हटाना चाहता था, यूरोप को एक स्वतंत्र राष्ट्र या एकल राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। और उन्होंने शुरुआत से ही राष्ट्र के लोगों को, अपने देश के लोगों को एक सामूहिक रूप में एक डिनोट करना चाहा। सीधी सी बात है कि एक झंडा हमारा अलग होगा, सब चीज एक जैसा होगा, मतलब एकता, हम लोगों में एकता होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार उन्होंने काम किया शुरुआत से। तो अब आता है कि क्रांति के बाद राजतंत्र खत्म हुआ और जनतंत्र आया। तो जनतंत्र तो हम लोग पिछले बार ही पढ़ चुके थे कि जनता का शासन, जो ऐसी शासन या शासन प्रणाली जो जनता के हित में कार्य कर रही हो उसी को जनतंत्र कहते हैं। अब है कि हाँ ठीक है, क्रांति ने घोषणा की अब राष्ट्र का गठन होगा और वही नियति तय करेंगे। अब फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि अब राष्ट्र का एक गठन करेंगे हम लोग और हम ही नियति को, हम ही कानून बनाएंगे, कुछ वैसा जो आप लोगों के हित में हो। है कि सामूहिक पहचान बनाना फ्रांसीसियों के लिए मुख्य विषय था। मैंने एक नोट्स तैयार किया है, आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैं उसी का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत से मैंने पहले ही बताया कि एक सामूहिक भावना पैदा करने की एक इच्छा थी, मतलब आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति ना बन जाए जो कि हम लोगों को कुछ अलग अलग तरीकों से तोड़ा जा सके, ठीक है। अब आया कि इसमें पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने मुख्य योगदान दिया। पितृभूमि सीधी सी बात है, मतलब जिस देश में आप रह रहे हो, जिस देश के नागरिक हो, तो उस वर्ड का, शब्द का प्रयोग किया गया जिससे लोगों को लगे कि नहीं सही बात है, हम लोग एक एकल होकर या एकता मतलब दिखाकर एक राष्ट्र का गठन कर सकते हैं। फिर है कि एक नया तिरंगा झंडा लिया गया, एक नया तिरंगा झंडा लिया गया और स्टेट जनरल का चुनाव
अब सक्रिय नागरिकों के द्वारा कराया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। अब है कि राष्ट्र के नाम पर स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान किया गया। तो अब राष्ट्र का गठन हुआ। पहले तो युद्ध चला, ठीक है ना, उसमें सैनिक मारे गए, लोग मारे गए। तो कितने माताओं ने अपने पुत्र को खोया, कितने पत्नियों ने अपने पति को खोया, कितने पुत्र ने अपने पिता को खोया। तब है क्या कि उनकी शहादत को तो ऐसे हम लोग जाने दे नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या है कि स्तुति रची गई और फिर है कि शपथें ली गई और मतलब शहीदों का गुणगान किया गया। और ये सब किसके नाम पर हुआ? तो राष्ट्र के नाम पर शहीदों का गुणगान किया गया। ये सब राष्ट्र के नाम पर किया गया, ठीक है, ना कि पर्सनली किसी के मतलब नाम पर। या सीधी सी बात है कि अगर राष्ट्र पर आप अपनी जान दे रहे हैं, अपना समर्पण कर रहे हैं, तो आपको एक राष्ट्र के नाम से संबोधित किया जाएगा। अब एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। अब एक राष्ट्र है तो उसका एक ही केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, क्योंकि अलग अलग तरह की व्यवस्था अगर लागू की गई होती तो आने वाले समय में वैसा हो सकता था कि ऐसी स्थिति बन जाती कि आपसी मतभेद, जैसा कि शायद सिविक्स में श्रीलंका का एक चैप्टर है गृह युद्ध, तो आपसी मतभेद बन जाता। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और नागरिकों के लिए समान कानून बनाया गया कि आपको मतलब कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। आप इस देश के नागरिक हैं तो आपके लिए समान कानून है, उसके लिए समान कानून है, ठीक है। तो वैसा कोई किसी को प्रायोरिटी नहीं दिया गया। अब है क्या कि आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। फ्रांस क्रांतिकारियों ने आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त किया गया। जो टैक्स लगता था उसको क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो आंतरिक का अर्थ होता है कि अपने देश के अंदर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए सामानों पर जो शुल्क लगाया जाता था उसे क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अब है कि नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई और फ्रेंच राष्ट्रीय भाषा बन गया। तो एक राष्ट्र है तो उसके सारे क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र उसका फैला हुआ है तो उसका एक ही नापने का वो क्या बोलता है, एक समान व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। और हुआ क्या कि लोकल भाषा को मतलब जो होता है, हाँ, लोकल भाषा को हतोत्साहित किया गया और एक राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया कि पूरी देश की एक ही राष्ट्रीय भाषा होगी और वो होगी फ्रेंच। क्यों? क्योंकि ऐसा भविष्य में हो सकता था कि अगर 2-3 भाषाओं को बनाया जाता क्षेत्र के हिसाब से तो आपसी मतभेद होता और वही भाषा के कारण हो सके देश का भी विभाजन हो सकता था, ठीक ना। तो उसके लिए एक ही राष्ट्रीय भाषा बनाई गई। अब है कि उसका प्रभाव क्या पड़ा? तो जैकोबिन क्लबों की स्थापना हुई कि यूरोप के अन्य क्षेत्रों में जब लोगों ने इसके बारे में सुना, पढ़ा, पेपर में छापा जाने लगा, तो एक जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई और जैकोबिन क्लब में ज़्यादातर छात्र थे और ज़्यादातर शिक्षित मध्य वर्ग के लोग थे, ठीक है। अब है कि 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसने के लिए उन्होंने गतिविधियां और अभियान फ्रेंच सेनाओं का रास्ता साफ। अब सीधी सी बात है कि एक तरह से वो उसका मतलब राइट हैंड के रूप में वो काम कर रहा था फ्रांसीसी सेनाओं का, और वह अनेक क्षेत्रों में घुसने के लिए उन्होंने सेनाओं का क्या किया? रास्ता साफ कर दिया। मतलब सीधी सी बात है, लोगों की मानसिकताओं को चेंज करना या जिस भी तरह से वो रास्ता फ्रांसीसी सेनाओं का क्या किया? साफ किया। है कि युद्ध के साथ उन्होंने राष्ट्रवाद के विचार को भी विदेशों में लेकर गए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध ही करते गए, उन्होंने राष्ट्रवाद के विचार को भी अनेक देशों में ले जाने का कार्य किया। सिर्फ युद्ध ही नहीं किए,
एक राष्ट्र के विचार को भी दूसरे देश में ले जाने का कार्य किया। और फिर नेपोलियन ने नियंत्रण में आए क्षेत्र में अनेक बदलाव किए, जिसकी शुरुआत फ्रांस से ही आरंभ हो गई थी। तो नेपोलियन जब आया तो उन्होंने शुरुआत से ही क्या किया कि अनेक बदलाव किए, और जिसकी नींव जो पहले से ही फ्रांस में रखी जा चुकी थी। ठीक है, तो उन्होंने स्वतंत्र राजतंत्र वापस लाया। तो सीधी सी बात है कि राजतंत्र वापस लाया किसको? प्रजातंत्र को नष्ट करके। तो ये तो डिमेरिट ही कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कई ऐसे कार्य किए, कई ऐसे बदलाव किए जो कि वह उसकी गलतियां छिप गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या बदलाव किए? तो 1804 की नागरिक संहिता, जो नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता। अब है क्या कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर देने का मतलब यह है कि जैसे जन्म से ही आपको कोई एक विशेष अधिकार दिया गया कि आप अगर उसके पुत्र हैं, सीधी सी बात है कि जब आप उसके पुत्र हैं तो आपको कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। एक जब सामान्य कानून देश के लिए बनाया गया है तो आप भी उसी सामान्य कानून के अंतर्गत आएंगे, आपके लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया जाएगा। अब है कि कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। अब सीधी सी बात है कि कानून, जब एक समान कानून उन्होंने पहले बनाया तो उन्होंने क्या किया? पहले के समान कानून को क्या किया? सुरक्षित किया, उससे ज़्यादातर छेड़छाड़ नहीं किया। और फिर इसके फ्रांसीसी क्षेत्रों में भी लागू और इसी चीज़ को फ्रांसीसी क्षेत्रों में भी लागू किया गया। प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। कोई ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का नहीं बनाया, एक सरल व्यवस्था बनाई गई जिससे आसानी हो, किसी भी कार्य को करने में आसानी हो। असम्मति व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। किसानों के भूदासत और जागीरदारी शुल्कों को मुक्ति दिलाई गई। अब किसानों पर हो रहे अत्याचार को क्या किया उन्होंने? ध्यान दिया और उसे भी जागीरदारी शुल्कों से क्या किया? मुक्त कराया। और नए उद्योगपति वर्ग, अब यहाँ पर एक आता है नौकर या कारीगर, इस तरह के मजदूर वर्ग के बीच में एक उद्योगपति वर्ग का उदय हुआ। ठीक, जो कि पूंजीपति, उसी उद्योगपति को पूंजीपति भी कहते हैं। तो उसी वर्ग का एक उदय हुआ। अब है कि उन्होंने समझा कि एक समान कानून जैसे भार तथा नाप, एक राष्ट्रीय मुद्रा से व्यापार में सहूलियत होगी। तो उद्योगपति जो वर्ग आए, राष्ट्र में आए, उभरे, तो उन्होंने समझा कि नहीं, सही बात है कि अगर एक समान नापने की व्यवस्था हो और एक राष्ट्रीय मुद्रा हो, सभी जगह एक ही मुद्रा हो, तो हम लोगों को क्या होगा? किसी भी व्यापार को करने में, आयात या निर्यात करने में हम लोगों को आसानी होगी। सीधी सी बात है, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं और अगर आपका राष्ट्रीय मुद्रा या आपका मुद्रा दोनों का क्या है? अलग अलग है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हो सके कि वहाँ की मुद्रा का दाम आपकी मुद्रा से थोड़ा ज़्यादा हो या थोड़ा कम हो, तो ऐसी समस्या नहीं आए, ऐसी समस्या को कभी भी सामना नहीं करना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया? एक मुद्रा रखा और एक ही नापने की प्रक्रिया, मापन प्रक्रिया रखी गई। अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ऐसी बात नहीं है कि हर सिक्कों के दो पहलू हुआ करते हैं, तो अब उसकी कुछ विशेषता थी, खूबियाँ थी, तो कमियाँ भी होगी। तो हुआ क्या कि शुरुआत में कई स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड उनका स्वागत किया। अब जिसे लग रहा था कि नहीं, सही बात है, ऐसी संहिता आनी चाहिए, ऐसा हम लोगों के हित में कार्य होना चाहिए, तो हुआ क्या कि शुरुआत में तो लोगों को मतलब हुआ उसका जानने में उसे थोड़ा देर लगा, मतलब समय लगा। तो हुआ क्या कि उसका शुरुआत में तो स्वागत किया गया, किसी भी नीति का स्वागत किया गया। अब जब उसके साथ रहने लगे, उसको जानने लगे, उसमें डीपली जाने लगे, गोता लगाने लगे, तो अंततः ऐसा पता चला कि यह नीति कहीं न कहीं
हम लोगों को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है और हम लोग उस नीति को पढ़ नहीं पाए शुरुआत में, और परंतु और उत्साह शीघ्र ही क्या हुआ, उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। अब सीधी सी बात है कि आप छल कपट कर कर सत्ता में आए हो और कुछ मतलब एक ऐसी मतलब नीति ला रहे हो जिससे शुरुआत में लोगों को लगे कि नहीं बढ़िया, और अंततः ऐसा प्रतीत हो कि वह नीति आपको मतलब लोगों के विरोध में लेके जा रही है। लोगों को आप लोगों के लिए काम करने आए और लोग को उसका लाभ नहीं मिले, उसका लाभ नहीं मिले, और अंततः क्या हुआ, उसी वजह से वह स्वागत धीरे धीरे ही, उत्साह धीरे धीरे ही दुश्मनी में बदल गया। और जब उन्हें लगा कि यह प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, और तब उन्हें क्या लगा कि यह जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह क्या है, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुकूल नहीं थी। मतलब जिस तरह से उनके साथ बताया गया था, उनके सामने अपनी नीति को पेश किया गया था, राजनीतिक स्वतंत्रता थी, उसके अनुरूप नहीं थी। वह जिस तरह से दिख रही थी वैसी नहीं थी। इसका सीधा सा बात है कि जैसे एक सामान्य नापने की प्रणाली लाई गई, एक मुद्रा लाया गया, कर को हटा दिया गया और धीरे धीरे क्या हुआ, कर को बढ़ाया गया, धीरे धीरे कर को बढ़ाया जाने लगा, क्योंकि लोग भी मजबूर थे। उसे एक इनकम का स्रोत हो चुका था और वह मजबूर थे कि नहीं, अगर कर बढ़ भी रहा है तो हम देने में समर्थ है। और अंततः एक समय ऐसा आया कि कुछ छोटे उद्योगपति को लगा कि नहीं, ये हम लोगों के नीति विरुद्ध है और यह हमारे नीति के खिलाफ जा रही है, कि इन्होंने तो वादा किया था कि हम मतलब कर हटा दिया गया था और फिर से कर बढ़ाया जाने लगा। अब यूरोप पर विजय का पताका झंडा फहराने हेतु फ्रेंच लोग जबरन भर्ती के, अब ये एक ही मुद्दा नहीं था जिससे लोगों को अंदर उत्साह जो था वो दुश्मनी में बदल गया। लोगों को जबरन पूरे यूरोप में कब्जा करने के लिए सेना में भर्ती कराया जाने लगा। क्यों? क्योंकि हम पूरे यूरोप में अपना झंडा गाड़ सके, पूरे यूरोप में हम विजयी हुए। तो ऐसी बात नहीं है, लोग अगर स्वेच्छा से सेना में भर्ती हो रहे तो आप उसे करा सकते हैं, लेकिन जबरन आपको किसी भी चीज़ में भर्ती कराने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। और फिर क्या है कि अंततः प्रशासनिक परिवर्तनों में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान नजर आने लगे। शुरुआत में तो लगा था कि नहीं भाई आया है तो हम लोगों को कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः ऐसा लगा कि नहीं, इसमें तो ज़्यादातर फ़ायदे नहीं नुकसान ही दिख रहे हैं मुझे। और वहाँ पर लोगों को उत्साह ख़त्म हो गया, दुश्मनी हुआ। और आगे की टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे तो इसका मुख्य यही है कि पहले तो कहाँ से आया, उसकी नींव कहाँ रखी गई और उसका परिणाम क्या हुआ। लोग जिस उत्साह से उसका स्वागत किए, उसका सत्कार किए, लेकिन अंततः दुश्मनी में आ गई। क्यों बदली, इस पर प्रश्न उठते हैं। तो आप लोगों को वैसे मैं इस पर अभ्यास कराऊंगा कि जब अब मेरा पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा तो 4 से या 10 क्वेश्चन तक मैं लेकर के आऊँगा और उसको समझाने का प्रयास करूँगा। और आज के लिए इतना ही। और आपको मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ों का नोट्स डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। वहाँ एक ग्रुप है, वहाँ पर मिल जाएगा, आप मैसेज करें या इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस सेशन को शेयर करें। धन्यवाद।